दोस्तों, हमारे भारत देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। विवाद भी छिड़ा हुआ है और साथ ही साथ में एक क्यूआर कोड भी घूम रहा है। आखिर क्या है इस क्यूआर कोड की हकीकत और क्या इस क्यूआर कोड के ज़रिए आपके साथ स्कैम भी हो सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, आखिर ये वक्फ होता क्या है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें आज भी ये नहीं पता है, उनको जानकारी ही नहीं है कि आखिर ये वक्फ होता क्या है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि फला शख्स ने ये वसीयत कर गए कि मेरी जो ज़मीन है उसे मैं कब्रिस्तान के नाम कर रहा हूँ, मदरसे के नाम कर रहा हूँ या फिर किसी धार्मिक काम में लगाना चाहते हैं। तो जब कोई मुसलमान मौत से पहले कुछ ऐसा वसीयत करता है तो उसकी जो ज़मीन होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो वक्फ बोर्ड में चली जाती है। और जो ऐसा कर देता है तो उसके परिवार वालों का उसके घर पर, उसके ज़मीन पर कुछ हक नहीं बचता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वक्फ बोर्ड में दान हो चुकी होती है। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर कोई मुसलमान अपने किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ का वक्फ कर देता है तो उसका मालिक अल्लाह हो जाता है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह के रज़ा के लिए, धार्मिक काम के लिए ये दान करता है। इसके अलावा अगर कोई मुसलमान चाहता है कि वो अपनी चीज़ों का वक्फ कर दे तो वो कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। 18 साल के अगर आप नीचे हैं तो आप वक्फ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी मुसलमान के पास मान लीजिए 4 बड़े बड़े खेत हैं और उसकी कोई औलाद नहीं है। अब वो मुसलमान सोचता है कि मेरे इतने सारे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे तो इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं हैं, मेरे बाद इन सभी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो वो मुसलमान अपने प्रॉपर्टी का, अपने ज़मीन का, अपने घर का वक्फ कर सकता है। आपकी जो ज़मीन है, आपका जो प्लाट है, वो वक्फ में जाने के बाद वो किसी मदरसे को दे दिया जाता है, किसी कब्रिस्तान के लिए दे दिया जाता है। इन्हीं सब नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान वक्फ इसलिए करता है कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसका हमें सवाब मिलेगा। देश भर के अंदर जितने भी मज़ारे हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी कब्रिस्तान हैं, ज़्यादातर वक्फ के ज़मीन पर ही बनाई गई है। पूरे भारत के अंदर 30 स्थापित वक्फ संगठन हैं। आप अपनी संपत्ति को इन्हीं को वक्फ कर सकते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग संगठन हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, मान लीजिए आप बिहार के हैं, तो अलग अलग राज्य में जो है इनका वक्फ जो होता है, इनका जो है संगठन बना हुआ है। तो अलग अलग राज्य में आप अपने ज़मीन को, अपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वक्फ क्या होता है, वक्फ में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। जो बिल लेके आ रही है सरकार, इस वक्फ बोर्ड कानून में इस बिल के ज़रिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो रहा है, क्योंकि आखिर ये चेंजेस क्यों किए गए, आखिर ये बदलाव क्यों किया गया। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण बेदजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। जैसे ही ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, इस विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जब लोकसभा में बात हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, जेडीयू, इन सभी ने इस बिल का विरोध करना शुरू किया और इसको मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बताया। मुसलमानों के संपत्तियों पर सरकार कब्जा करना चाहती है, ऐसा इस बिल को बताया गया। आखिर इस नए विधेयक में से कौन सा कानून सरकार लेकर आई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा विरोध हुआ। लोकसभा में जब इस बिल को बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ तो इसके बाद सरकार ने इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। इस कमेटी के पास जब ये बिल पहुंच गया तो इस कमेटी ने 13 सितंबर तक लोगों से इस पर अपनी राय मांगी। क्या ये कानून देश में पास होना चाहिए? इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है? ईमेल के ज़रिए आप जॉइंट पार्लियामेंट्री को अपना राय भेज सकते हैं। इसी ईमेल को लेकर एक क्यूआर कोड तैयार किया गया और ये क्यूआर कोड ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की तरफ से बनाया गया और मुसलमानों से ये अपील किया गया कि आप इस क्यूआर कोड के ज़रिए ईमेल भेज सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और जितना ज़्यादा ईमेल मुसलमान करेंगे उतना ही ज़्यादा मुसलमानों की बात को माना जाएगा और इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा और ये बिल पास नहीं होगी।
अब ये सवाल उठता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने आखिर क्यूआर कोड क्यों बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने क्यूआर कोड इसलिए बनाया कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ईमेल भेजना ही नहीं आता। अगर ईमेल वो भेज भी लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में लिखना क्या है और इस बिल को खारिज करने के लिए लिखना क्या है, उन्हें ये नहीं पता है। तो इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने एक क्यूआर कोड तैयार किया जिसमें उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिखा कि क्यों वो इस बिल को खारिज करना चाहते हैं। बस आपके पास क्या है, वो क्यूआर कोड आएगा, उसको आपको स्कैन करके सब कुछ उसमें लिख दिया गया है, बस आपको ईमेल पर सेंड कर देना है। बस 3 ऑप्शन है, आसानी से आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसको भी लेकर बहुत सारे लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फेक तरह के क्यूआर कोड बना रहे हैं। मुसलमान के पास जब वो क्यूआर कोड जा रहा है, झूठ वाला क्यूआर कोड जब पहुंच रहा है, तो मुसलमान उस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके ईमेल भेज दे रहे हैं। उस क्यूआर कोड पे कुछ अलग ही टॉपिक पे लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जब भी ऐसा करें तो कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो पहले उसको बारीकी से पढ़ें। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि किस विषय में आप ईमेल कर रहे हैं। उसको आप पढ़ के अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही आप ईमेल सेंड करिए। नहीं तो आप कितना भी ईमेल करते रहेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से आप समझ भी गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। शुक्रिया।